सो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे फ्री में मैराथन क्लास चाहिए, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही के शाम 6:30 बजे महा मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले। और हाँ, जैसे मैंने आप लोगों को ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में जैसे आप लोगों को पिछले साल बताया था, वैसे ही मेरे दोस्तों इस साल भी मेरे दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को अभी ज्योग्राफी का बताया, जैसे ज्योग्राफी का सारा पोर्शन कंप्लीट किए, ऐसा ही हमारा धुआं धुआं होने वाला है मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस का। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से डाउनलोड करें और ठीक आज के शाम के 6:30 बजे आना ना भूले मेरे दोस्तों, जहां पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का करने वाले हैं हम लोग पूरा का पूरा धुआं धुआं। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। याद रखना है पहला क्वेश्चन सर, वार्सा पैक्ट कब हुआ था। अब आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द वार्सा पैक्ट साइंड, मतलब आपसे पूछा गया कि वार्सा पैक्ट आखिर हुआ कब है। तो मेरे दोस्तों हम सभी को पता है सर, वार्सा पैक्ट जो हुई है वो 1955 में हुआ है। और हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल रो रहे थे ज्योग्राफी के एग्जाम के बाद, और मुझे मैसेज भी किया था, मैं मैसेज भी आपको दिखाऊंगा। इस वजह से रो रहे थे क्योंकि उन्होंने बिहार बोर्ड से क्लास किया था, और बिहार बोर्ड का सिलेबस झारखंड बोर्ड के सिलेबस से बिल्कुल अलग है। आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बिहार बोर्ड का देख रहे हैं या बिहार बोर्ड का कोर्स ज्वाइन किए हैं, तो आपको रोना पड़ेगा। हाँ, बिहार बोर्ड का अलग सा पॉलिटिकल साइंस का बुक होती है और झारखंड का अलग पॉलिटिकल बुक होती है। बिहार का BSEB बोर्ड चलती है और झारखंड का जैक बोर्ड चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं JCERT। तो दोनों का सिलेबस बिल्कुल अलग है। अगर आप पहले पढ़े थे मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल आपको भी रोना पड़ेगा, याद रखना है। इसलिए बच कर रहिए और आने वाले जनरेशन को भी बताइएगा कि झारखंड में है तो झारखंड बोर्ड का पढ़ाई कीजिए, ना कि बिहार बोर्ड का। रोना पड़ेगा मेरे दोस्त, याद रखना है। आइए सर, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। तो बताएंगे सर, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। कहां पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो हमारा बेलग्रेड में हुआ था। लेकिन कब हुआ था, तो बताएंगे सर 1961 में हमारा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। आइए सर, बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। सोवियत संघ के विभाजन के बाद जब पूरी तरह से 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध के अंत हो गई, उसके बाद आपसे यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने, तो बोरिस येल्त्सिन। क्या मेरे भाई, बोरिस येल्त्सिन। एक बार और याद रखिए, कोल्ड वार मेरे दोस्तों मुझे पता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पिछले साल पूछ लिया था, इस साल भी पूछेगी। तो बताएंगे सर, कोल्ड वार की जो शुरुआत होती है वो 1945 में, कोल्ड वार का जो एंड होता है वो हमारा 1991 को, सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद। आइए सर, अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब होती है। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में होता है। कब होता है मेरे दोस्तों, 1948 में होती है। एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना, यह दावा करता है मेरे दोस्त ये छोटा सा बंदा, याद रखना है। कौन आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर आसियान का स्थापना कब होती है। तो बताएंगे सर 1967 को हमारा आसियान की स्थापना होती है। एक बात याद रखिएगा कि आसियान की जो स्थापना होती है वो कब होती है मेरे भाई, 1967 में आसियान का स्थापना होती है। बताएंगे सर अगला, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन इसका सदस्य नहीं है। देखिए, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, लेकिन हमारा याद रखना है श्रीलंका नहीं है हमारा कौन, आसियान का सदस्य देश। ठीक है, आइए सर। और हाँ, एक सेकंड और पूछ लिया जाए कि आसियान का मुख्यालय बैंकॉक, याद रखिएगा, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी नई राजनीति का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। अच्छा, कौन सा ऐसा पार्टी है जो नई राजनीति बनने का दावा करती है मेरे दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, आम आदमी पार्टी, जिसका गठन 2012 या 14 में हुई थी। आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 12 या 14 होगा। आम आदमी पार्टी के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता से हट चुकी है, इसलिए याद रखिएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर हरित क्रांति का संबंध जो है वो हमारा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, किससे मेरे भाई, SM स्वामीनाथन। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक किससे कहा जाता है, तो बताएंगे सर डॉक्टर बोरलॉग को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि हरित क्रांति की शुरुआत
कब होती है? तो 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या याद रखिए सर? तो हमारा हरित क्रांति की जो शुरुआत होती है भारत के कौन सा राज्य से होता है? तो पंजाब से। कहां मेरे दोस्तों? पंजाब से। सर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि कौन सा फसल को ज्यादा महत्व दिया गया था? तो बताएंगे सर गेहूं से। कितना सारा क्वेश्चन कह रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा, याद कीजिए, पेपर में टू द पॉइंट छपेगा भाई, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पे आते सर। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मेरे दोस्तों याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं चैलेंज किया था भाई कि जिन्होंने भी हमारा ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है आपको जीवन में और कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फाइनली जैसे यहाँ पे ज्योग्राफी में मैंने बताया, जैसे आपको इंग्लिश में बताया था, जैसे आपको हिंदी में बताया था यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, D2 मेरे दोस्तों आप लोगों के पेपर में छप चुके हैं D2। इसलिए मेरे दोस्तों मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप में से कोई ऐसे विद्यार्थी है जो अभी तक इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए और चाहते हैं कि सर बचा हुआ पॉलिटिकल, बचा हुआ हिस्ट्री में मुझे 30 में 30 मार्क्स लाना है, यकीन मानिए मेरे दोस्त मैंने एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाल रखा है। और मैं नहीं डाला हूं, ये हमारे यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के ने डाल के रखा है। अभी भी आपके पास मौका है, मात्र 99 रुपया दे करके मेरे दोस्तों ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप टेस्ट लगा करके अपनी तैयारी को मजबूत करें और 30 में 30 की गारंटी देता हूं। यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो डाला गया ना, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पेपर में छपेगी। आइए सर बात करता हूं क्वेश्चन पे। आइए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन है सर कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या है? राष्ट्र निर्माण यानी हमारा देश जब आजाद हो गई थी उस समय राष्ट्र निर्माण करने की एक सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत इतने बड़े देश है, इन देशों में विविधता से एकता को कैसे बनाए रखें। तो लोगों ने कहा चलो भाई एक ही भाषा रखा जाए जिसे हिंदी भाषा कहा गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौता संगठन का निर्माण किया था? अच्छा किसने किया था भाई? अमेरिका की बात कर रही है तो अमेरिका का क्या हो जाएगी सर? नाटो हो जाएगा। थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं नाटो के बारे में। नाटो का पूरा नाम होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है कब मेरे भाई? तो 24 अप्रैल। कब होती है? 24 अप्रैल 1949 यानी 1949 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो मुख्यालय है कहां पे मेरे भाई? ब्रुसेल्स। कहां पे है इसका मुख्यालय? तो बताएंगे सर ब्रुसेल्स में है। नाटो का पूरा नाम याद रखिएगा, नाटो की मुख्यालय याद रखना है और नाटो की स्थापना कब हुई थी ये पूरा कंप्लीटली आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन कहीं से भी आए छोड़ना नहीं है दोस्त। अगला है सर सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? जो हमारा सोवियत संघ है इसमें कितने गणराज्य शामिल थे टोटल? तो बताएंगे सर 15। कितना मेरे भाई? 15 गणराज्य शामिल थे। अगला है सर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। आप सभी को पता है कि 2015 से पहले हमारे 2015 में हमारे कौन प्रधान राष्ट्रपति थे? प्रणब मुखर्जी, है ना। वही कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 के किस पूर्वी सोवियत संघ देश की यात्रा किए थे? कौन सा ऐसा देश था जिसका यात्रा किया गया था? तो बताएंगे ताजिकिस्तान। किसका मेरे भाई? ताजिकिस्तान। अगला है सर 1969 और ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा कि 1969 में कांग्रेस पार्टी टूटने की क्या परिणाम रहा, क्या कारण था? ये सब कारण मेरे दोस्तों आपके पेपर में तबड़तोड़ तरीके से पूछा जाएगा। तो 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? जब हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरी तरह से विभाजन होने लगा 1969 में, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे सर के कामराज। क्या बताएंगे मेरे भाई? के कामराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते सर आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन से आयोग की गठित की गई थी? आपातकाल की ज्यादतियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग का गठन किया गया था? यह आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आयोग था मेरे भाई? तो बताएंगे सर याद रखना है हमारा शाह आयोग। क्या हो जाएगी सर? शाह आयोग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? शाह आयोग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है 1952 से लेकर 1967 तक, 1952 से लेकर 1967 तक आपसे पूछा गया है। 1952 यानी मेरे भाई 1952 से लेकर 1967 के बीच किस पार्टी का वर्चस्व रहा? वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा रहा। तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी का। किसका मेरे शेर हुसैन हो? तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा था। अगला प्रश्न पे आते सर कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में निर्धारित की गई है? तो बताएंगे सर रेड क्लिफ लाइन। देखिए भारत और पाकिस्तान पूछे, भारत और पाकिस्तान पूछे तब भी आपको रेड क्लिफ लाइन बताना है, ठीक। और भारत और अफगानिस्तान भारत और बांग्लादेश पूछे तब भी आपको रेड क्लिफ लाइन ही बताना है। दूसरा क्वेश्चन
आपसे डूरंड लाइन पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। कहां मेरे भाई, हमारा डूरंड लाइन पूछा जाएगा तो बताएंगे सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान। मैकमोहन रेखा पूछा जाएगा तो बताएंगे सर भारत वर्सेस चीन। भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन किसे कहते हैं भाई, तो बताएंगे सर भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, दोनों का इसका आंसर क्या हो जाएगी हमारा रेड क्लिफ लाइन। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए भारत का पहला आपसे उप प्रधानमंत्री पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद, नॉट अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद मिसाइल मैन को कहा जाता है, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कानून मंत्री किसे कहा जाता है बताइएगा, कानून मंत्री किसे कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सब क्वेश्चन कॉमन बनती है, ठीक है, जो बार बार हर साल रिपीटेड होती है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कॉमन बनती है, उसको याद करना है भाई पहले से ही, ठीक है। आइए सर अगला प्रश्न पे आते सर। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया। आप संयुक्त गठबंधन का पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, ये पार्टी हमारा कांग्रेस पार्टी था भाई, याद रखना। पहली बार गठबंधन क्या था, कौन, कांग्रेस पार्टी। अगला मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग की सिफारिश को 1990, याद रखना है, मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था। अच्छा, मंडल कमीशन किसने लागू किया था, ये आपसे पूछा गया। तो मंडल कमीशन को लागू करने वाला कौन था मेरे भाई, बीपी सिंह। क्या, वीपी सिंह, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। आपातकाल के दौरान नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। और भारत में प्रथम बार आपातकाल कब लगती है मेरे भाई, याद रखना 1975 में, याद रखना। अब भारत में मेरे दोस्तों याद रखना है, भारत में एक बार हमारे भारत के साथ चीन का पहला युद्ध होता है 1962 में, इसको भी याद रखिएगा, भूलना नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी आए मेरे दोस्तों छोड़कर आना नहीं है। अगला सर नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है मेरे दोस्तों, याद रखना है कौन हो जाएगी हमारा प्रधानमंत्री। कौन होगा, याद रखना है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है मेरे भाई, याद रखना है। आपसे पूछा गया कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। या योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम टू सेम ही होगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला है सर स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन था। अभी मैंने जस्ट बताया ना मेरे भाई कि विधि मंत्री के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो बताएंगे सर बी आर अम्बेडकर। क्या मेरे दोस्त, बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपसे पूछा गया भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का पहला नेता कौन था, तो बताएंगे सर हमारा बीजेपी का जो पहला नेता था, पहला जो लीडरशिप थे वो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे मेरे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 किसको दर्शाता है, तो भारत का अनुच्छेद 370। भारत में टोटल अनुच्छेद कितना है मेरे भाई, तो बताएंगे सर 395 प्लस हमारे देश में अनुच्छेद है। भाग की संख्या पूछे जिसे इंग्लिश में हम लोग पार्ट कहते हैं, तो बताएंगे सर वर्तमान समय में 25 पार्ट है। और अनुसूची अगर अनुसूची की संख्या पूछे तो बताएंगे सर 12। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन कॉमन बनती है, इसलिए याद होना अति आवश्यक है। 2000 में किस राज्य का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। याद रखना मेरे भाई, क्या बताएंगे सर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन 3 राज्यों का निर्माण 2000 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी। हम सभी को पता है सर 1945 में हमारा यूएनओ का गठन होता है, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब इसकी गठन हुई थी टोटल इसमें कितना देश था, 51। अभी वर्तमान में कितना देश है सर, 193 देश है। लास्ट में जुड़ने वाला कौन सा देश था, 2014 में कौन जुड़ा है, दक्षिण सूडान। क्या मेरे भाई, सूडान। याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई, हमारा जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। कहाँ पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा सर, आपसे न्यूयॉर्क पूछा जाएगा कि कौन सा द्वीप में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप में स्थित है, भूलना नहीं है भाई। इतना डीपली इसलिए बता रहा हूं कि आगे भी आपका जो नॉलेज है ना मेरे भाई इंक्रीजेस होते रहे। अब जब आने वाले दिन में कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, उसमें बहुत ही आपको प्रॉफिट होगी। इसलिए मेरे दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ
बस ईमानदारी पूर्वक सुनते रहिएगा, आने वाले दिन में बहुत ही आपको लाभदायक साबित करेगी। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में कौन सा द्वीप में स्थित है? तो बताएंगे सर मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। न्यूयॉर्क कहाँ है सर? अमेरिका में। कहाँ मेरे भाई? अमेरिका में। अगर आपसे पूछा जाएगा यूएनओ का कितना अंग होती है, तो बताएंगे सर 6 अंग होता है। कितना अंग होती है यूएनओ का? तो बताएंगे सर टोटल हमारे यूएनओ का 6 अंग होती है। कितना मेरे दोस्तों? टोटल हमारे यूएनओ का कितना अंग होता है? 6 अंग होती है। ठीक है, तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर 25 के बाद 26 में आते हैं। 9 स्वतंत्र राज्यों को किसे कहा गया? तृतीय विश्व युद्ध को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918, दूसरी विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में होती है। ठीक है, याद रखना है मेरे भाई, भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि संवैधानिक संकट कब उत्पन्न होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा है 27 में कि जो हमारा संवैधानिक संकट होती है वो हमारा कब उत्पन्न हुआ था? तो बताएंगे सर हमारा 1975 में, और इसी समय हमारे देश में आपातकाल की स्थिति को भी लागू कर दिया गया था। याद रखना है। क्वेश्चन आती है कि भारत में जब आपातकाल की स्थिति लागू हुआ था उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? क्योंकि बिना राष्ट्रपति का परमिशन से हम लोग आपातकाल नहीं लागू कर सकते। बिना राष्ट्रपति के परमिशन से हम लोग आपातकाल नहीं लागू कर सकते। तो उस समय हमारे देश का राष्ट्रपति कौन थे? तो बताएंगे सर फखरुद्दीन अली अहमद। क्या? फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसा राष्ट्रपति रहा जिसकी मृत्यु उनके शासनकाल में ही हुई है। जिसकी मृत्यु, आपसे पूछा जाएगा भारत का वो 2 राष्ट्रपति का नाम बताएं जिसकी मृत्यु उनके पद में रहते हुए ही हुई है। तो बताएंगे सर हमारा राष्ट्र एक हो जाएगा हमारा फखरुद्दीन अली अहमद और एक हमारा हो जाएगा जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बताएंगे सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होती है कब? 1969 में हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। अगला है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरस, जो पुर्तगाल के रहने वाले। क्वेश्चन आया था पिछले साल कि कहाँ के रहने वाले हैं मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के मेरे भाई? याद रखना है, कहाँ के? पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन कैसे भी आए, मैं फिर से कह रहा हूं अगर आप लोगों को मेरे दोस्त कि छोड़ कर नहीं आना है। क्वेश्चन जैसे भी आए मेरे प्यारे, एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आए। इसके लिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं भाई, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले कवर करवा दे रहा हूं। किस देश ने नाटो में अमेरिकन नेतृत्व का विरोध किया था? तो बताएंगे सर ये करने वाला कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर फ्रांस। क्या था मेरे भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा कौन था? फ्रांस। याद रखना है, याद रखना क्या हो जाएगा मेरे भाई? फ्रांस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? तो बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? कब हुआ था 1917 में? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो बताएंगे सर रूस में। कहाँ पे? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? जब हमारा सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय हमारा अंतिम राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो खुले द्वार की जो हमारा नीति है ये हमारा चीन अपनाता है। कौन मेरे दोस्तों? खुले द्वार की नीति किसने अपनाता है? चीन ने अपनाया था। कौन आसियान का सदस्य नहीं है? अब आपको यहाँ पे बताना है, जैसे मैंने अभी बताया भाई कि आसियान का स्थापना कब होती है? 1967 में। आसियान का मुख्यालय बैंकॉक में है। अब आइए सर, आसियान का सदस्य देश नहीं है तो सिंगापुर है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, पर हमारा श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन। एक बार फिर अगर मैं चेतावनी दे रहा भाई, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार बोर्ड से क्लास कर रहे हैं और झारखंड बोर्ड से आप एग्जाम देंगे तो रोना पड़ेगा ज्योग्राफी की तरफ। अभी बच्चा ज्योग्राफी के लिए एग्जाम में तड़प रहा था जिन्होंने बिहार बोर्ड का क्लास किए थे, क्योंकि बिहार बोर्ड का झारखंड बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल अलग होती है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग झारखंड में हैं, झारखंड बोर्ड का ही पढ़ाई करें और झारखंड बोर्ड में ही एग्जाम दें। दूसरी बात, आप आने वाले जो जनरेशन के आपके भाई बहन होंगे उन लोगों को जरूर बताइएगा कि झारखंड का सिलेबस JCERT होता है और बिहार का सिलेबस BSEB होती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोनों का सिलेबस में आसमान और जमीन का अंतर होता है। और बिहार बोर्ड वाले टीचर्स क्या कहते हैं मेरे भाई कि आप पढ़िए, ये ऑल बोर्ड के लिए, वैसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो फिर
रोना पड़ेगा आप लोगों को। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है भाई? अच्छा, एशिया का वह कौन सा देश है जो G8 का एकमात्र सदस्य है? तो हमारा जापान। जापान की राजधानी कहाँ है सर? टोक्यो। टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी के किनारे स्थित है। अगला है सर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? तो बताएंगे सर 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हमारा क्या होती है? यूएनओ का स्थापना होती है। मैंने अभी जस्ट बताया सर, यूएनओ का टोटल अंग कितना होता है? 6 अंग होती है। यूएनओ का जब देश का गठन हुई थी उस समय कितना शामिल था? 51 देश शामिल था। अभी वर्तमान में कितना है? तो 193 भाई। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम देश जुड़ने वाला कौन था? तो बताएंगे सर दक्षिण सूडान। कब जुड़ा था? एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, 2015 या 2011 में होगा या 12 में देख लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे सर यूएनओ का मुख्यालय जो हमारा है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। गला बैठ जा रहा भाई आप लोगों के लिए। चलिए भाई, पर मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? अब भारत से शांति सेना श्रीलंका भेजी गई थी जब तमिल नीलम पर जुल्म किए जा रहे थे, है ना? तो बताएंगे सर 1987 में। और इसी समय हमारे इंदिरा गांधी के भी हत्या हो जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री रहे? शेख मुजीबुर रहमान ये हमारा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे। अगला है सर, सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था सर, सार्क का जो स्थापना होती है वो हमारा 1985 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा क्वेश्चन, सार्क में भारत के जितने सारे पड़ोसी देश है सबको ही शामिल होता है। सार्क में याद रखना है मेरे भाई, सार्क में सबसे अंतिम में जुड़ने वाला देश कौन सा था? अफगानिस्तान। सबसे अंतिम में कब जुड़ा था सर? 2007 में। कब जुड़ा था? 2007 में। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि जो हमारा सार्क है, ठीक है, ये इसमें मेरे दोस्तों टोटल कितना देश शामिल थे? तो बताएंगे सर टोटल 8 देश शामिल है। भारत के पड़ोसी देश जितना है, चीन को छोड़ करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ये सब सारा कहाँ है हमारा? शामिल है। अब यहाँ पे आता है सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब होती है? तो बताएंगे सर हमारा ढाका में होता है। लेकिन मेरे भाई इसके मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है सार्क का, तो काठमांडू बताना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी मुख्यालय है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? अब क्वेश्चन आती है सर क्वेश्चन नंबर 11 में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? मानवाधिकार से। याद रखना है, मानवाधिकार की स्थापना कब होती है मेरे दोस्तों? 2006 में। अरे इतना डीपली इसलिए बता रहा हूँ ना कि आने वाला दिन में जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे ना बहुत प्रॉफिट होगी। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। ये यूएनओ का एक अंग है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यूएनओ का टोटल कितना अंग होती है? 6 अंग होता है। उनमें से एक अंग हमारा कौन है? यूएनओ का सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में याद रखना मेरे दोस्तों 15 सदस्य होती है, जिसमें से 10 सदस्य अस्थायी होता है और 5 सदस्य अस्थायी होता है। 5 सदस्य अस्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होता है। क्या होता है मेरे भाई? अस्थायी होता है। जो हमारा अस्थायी सदस्य होती है उसका नाम का ट्रिक याद रखिए, ABCFR, ये ट्रिक है भाई, ठीक है, FR याद रखना, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। क्या याद रखना है? ABCFR। और इन्हीं 5 देशों के पास क्या है? वीटो पावर। क्या है मेरे दोस्तों? वीटो पावर। याद रखना है, कई बार पूछा जाता है कि वीटो पावर किन किन देशों के पास है, तो आपको बता रहे हैं ABCFR। A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस, R से रूस। फिर से सुनिए, A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और R से रसिया। इन 5 देशों के पास है मेरे दोस्तों वीटो पावर। याद रखना है, ये 5 देश को हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थाई। और इसका कार्यकाल अंतिम पोजीशन है मेरे भाई, इसका कार्यकाल का कोई समय नहीं है। इसका कार्यकाल का जो समय होती है, हर एक 2 वर्ष में 2/3 जो है पद खाली हो जाती है। हर एक 2 साल बाद इसका 2/3 पद जो है पूरी तरह से खाली हो जाता है। याद रखना है, जितना डीपली बता रहा हूँ ना भाई, बस पढ़ते रहिएगा। लेकिन हाँ बाबू, बिहार बोर्ड से बच के रहियो दादा, नहीं तो ऐसा तो होने का झटका लगते रे दादा, कोनो हॉस्पिटल में भर्ती ना लेते रे। अस्थायी पूछा गया है तो अस्थायी कितना हो जाएगा सर? C। 10 गो अस्थायी है भाई। अगला प्रश्न पाइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था? देखिए, भारत का संविधान कब स्वीकृत किए गए थे ये अलग क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू किया गया था यह अलग क्वेश्चन है। भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949
9 को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब मेरे भाई? 26 जनवरी 1950। तो बताएंगे सर इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949। भारत का प्रथम आम चुनाव कब होती है मेरे भाई? 1952 में प्रथम आम चुनाव होता है। द्वितीय आम चुनाव कब होती है सर? 1957 को हमारा द्वितीय आम चुनाव होती है। कई बार क्वेश्चन आ चुकी है सर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो 1952 में। द्वितीय आम चुनाव कब होती है? 1957 में। याद रखना है, भूलना नहीं है मेरे भाई, ठीक है। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला हमारा जो राज्य था वह हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा भाषा के लिए? तेलुगु भाषा के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्योंकि वही पास करता है भाई। उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे हमारा फजल अली। याद रखना है, फजल अली। फजल अली की सिफारिश पे ही मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया था? भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य हमारे देश का। आइए सर अगला प्रश्न पे आते सर कि निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? तो 1951 में किसने भारत में जनसंघ पार्टी का स्थापना किया था? वो हमारा श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन हो जाएगा सर? श्याम प्रसाद मुखर्जी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। अब क्वेश्चन आती है सर कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, सॉरी आपसे पूछा जाएगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो बताएंगे सर इंदिरा गांधी ने। कौन सा पंचवर्षीय योजना में? तो बताएंगे सर पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया था। भारत का अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो बताएंगे सर 2012 से लेकर 2017। कौन सा है सर? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है। अगला है सर देश के विभाजन के समय नवास वाली नामक स्थान पर चर्चा क्यों था? नवास वाली नामक जो स्थान है वो चर्चा में थे भाई, क्यों? कोई तो कारण होगा। तो सांप्रदायिक दंगों के कारण, याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप मॉडल किसने तैयार किया था? देखिए दूसरा जो हमारा याद रखना मॉडल थे हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वो था पीसी महालनोबिस, याद रखना है। और पहला जो हमारा योजना था 1951 से लेकर 1956 के बीच में हैरोल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल? हैरोल्ड डोमर मॉडल। याद रखना कौन सा मॉडल? हैरोल्ड डोमर मॉडल। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं कि देशी रियासतों के शासकों को दिए जाने वाला प्रीवी पर्स किस बार समाप्त हो गया था? तो देखिए हमारा प्रीवी पर्स क्या है ये क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में बताऊंगा, डोंट वरी। और फ्री में मैराथन क्लास देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज ही के शाम के 6:30 बजे आना ना भूले हमारे एप्लीकेशन में। हाँ मात्र मेरे दोस्तों फ्री में, 1 रुपया भी पैसा आपको नहीं लगेगा। अगर आप चाहते हैं मुझे फ्री में करना है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे भाई 1971 में प्रीवी पर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। अगला है सर नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताएंगे सर नीति अध्यक्ष का अध्यक्ष होता है कौन मेरा भाई? प्रधानमंत्री। योजना आयोग पूछे या तो नीति आयोग पूछे, दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन सा प्रधानमंत्री बना? आपसे पूछा गया कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन सा प्रधानमंत्री बने थे? जनता पार्टी का पहला जो व्यक्ति था मेरे दोस्त याद रखिए मर गया जो मोरारजी देसाई। याद रखना मर गया जो मोरारजी देसाई जनता पार्टी का अध्यक्ष था। निम्नलिखित में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेतृत्व द्वारा किया गया था? तृणमूल कांग्रेस, जो बिल्कुल वेस्ट बंगाल में चलती है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता कौन सा नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन कहा जाता है? मतलब एक छाता के अंदर में ही सारे लोग रहते हैं, सारे नेता रहते हैं। तो बताएंगे सर कांग्रेस पार्टी को। किसको मेरे भाई? कांग्रेस पार्टी को कहा जाता है। अगला है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? जब हमारा 1969 में कांग्रेस का पूरी तरह से विभाजन हो रहा था उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा है तो बताएंगे के कामराज। और के कामराज योजना क्या है? ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का, मैं बताऊंगा अगला वीडियो में सब्जेक्टिव में। बस मेरे दोस्त इतना मेहनत करता हूं और वीडियो को आप लोग देखते हैं और चले जाते हैं। अफसोस है मेरे भाई, हाँ अफसोस है, अफसोस लगता है मेरे दोस्त कि मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं। इसलिए मौका मिले मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं
अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट आप लोग करते तो उससे मुझे बहुत ताकत मिलती है। जब मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ मेरे दोस्त, तो क्या आप लोग एक वीडियो में लाइक नहीं ठोक सकते हैं और एक कमेंट नहीं कर सकते हैं कि सर हाँ समझ में आ रहा है, सर आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी तो कमेंट कर सकते हैं ना मेरे दोस्त। मैं कमेंट का और कमेंट में जो आपका आईडी का नाम होती है ना, मैं बहुत ही गौर से देखता हूँ मेरे दोस्त। इसलिए रिक्वेस्ट है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा समझ लिया कीजिए। मेरा मेहनत जो होती है ना मेरे दोस्त, मैंने रात को भी दिन में बदल देता हूँ, बस सिर्फ आप लोगों के लिए। इस चीज़ की याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में 5 शब्द जोड़ा गया, 4 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें से एक था हमारा पंथ निरपेक्ष शब्द। 42वें संविधान संशोधन कब लागू होती है? 1976 में। 44वें संविधान संशोधन कब लागू होता है मेरे दोस्तों? 1978 में। और हम सभी को पता है सर, भारत में पहले 7 मौलिक अधिकार था, अब हो गया सर 6। एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, कौन सा? हमारा संपत्ति का अधिकार को। संपत्ति का अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा। ठीक है, आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। याद रखना, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किसका वर्चस्व रहा? कांग्रेस पार्टी का, है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे किसके सदस्य थे? जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी ना, वो हमारा राज्यसभा का सदस्य थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, आपातकाल की दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच करने के लिए निम्न में से कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो मैंने अभी जस्ट बताया भाई, आयोग की गठन किया गया था, अभी बताएं भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी। अच्छा मैं अभी बताया था भाई, दिल्ली में हार गया केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल हार गया था भाई। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो गठन होती है ना, वो 2012 में होता है। ठीक है, तो अगला वीडियो मेरे भाई आप लोग सब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा। बाकी मैराथन क्लास में शाम को 6:30 बजे आना ना भूलें। बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।